Hey guys, welcome to my channel Karan Trivelocity। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक मांगा के पिछले पार्ट में हमने राउंड 11 में लोकी को सीमो हाया की बुलेट से हेडशॉट खाकर मरते हुए देखा था, लेकिन इस पार्ट में हम देखने वाले हैं क्या सच में लोकी इतनी आसानी से मर गया था या फिर अभी भी लोकी के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज बाकी हैं जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा बचा हुआ है। साथ में ही हम लोकी की बैक स्टोरी भी देखने वाले हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि लोकी इतना बड़ा शरारती और चालबाज देवता कैसे बन गया। साथ में ही हम ये जानेंगे क्या गॉड लोकी इस फाइट के दौरान अपने प्यार की वजह से मारा जाता है या फिर वो इस फाइट में अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मरता है। खैर पिछले पार्ट में जब लोकी को हेडशॉट पड़ा था तब वो हमसे कहना चाहता था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक मांगा का पार्ट 7 शुरू होता है, ए गॉड हु डाइड फॉर हिज लव। लोकी के सीमो हाया के द्वारा हेडशॉट खाने के बाद हम सीधा लोकी की बैक स्टोरी देखते हैं। आखिर ये देवताओं की दुनिया में सबसे ताकतवर ट्रिकस्टर कैसे बन गया? क्या ये उसकी पर्सनैलिटी की वजह से हुआ या फिर उसकी सेफ शिफ्ट करने की एबिलिटी की वजह से? नहीं, ये गॉड ऐसा बना है सिर्फ प्यार की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं वेलहाला के गार्डन को, जहाँ हमें काफी सारी सुंदर औरतें दिखाई देती हैं और जब यहाँ रास्ते से गॉड लोकी गुजर रहा होता है तभी वो सभी औरतें डरते हुए अपना सर झुकाने लगती हैं क्योंकि ये देवता लोकी शुरुआत से ही एक अलग नेचर की शख्सियत रखता था और इस समय इसका ऑरा सबसे ज्यादा डरावना था। भले इस देवता लोकी के अंदर देवताओं के दुश्मन फ्रॉस्ट जायंट का खून है और भले फ्रॉस्ट जायंट्स गॉड से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, मगर इस देवता की ताकत हमेशा से ही थॉर, ओडिन जैसे सुप्रीम गॉड्स को टक्कर देती हुई आई है। जब लोकी वेलहाला के गार्डन से गुजर रहा होता है तब ये औरतें जो कि देवियां रहती हैं वो लोकी के ऑरा से डरकर दूर हटने लगती हैं और उन्हें यहाँ पर कुछ बोलने से भी डर लग रहा होता है। यही वेलहाला के गार्डन में हम 13 वेलकारी सिस्टर्स को भी देखते हैं जो कि फ्रूट्स को एक दूसरे पर मारकर खेल रही होती हैं और यहाँ पर खूब ज्यादा मस्ती कर रही होती हैं। इस बीच वेलकारी ब्रुनिल्डे अपनी बहन पर एक काफी बड़ा तरबूज फेंक कर मारती है, मगर ये तरबूज जाकर सीधा लगता है लोकी के मुंह पर, जिसे देखकर सभी वेलकारी सिस्टर काफी ज्यादा डर जाती हैं कि कहीं यहाँ पर लोकी कुछ कर ना दे। मगर लोकी करता ये है, वो अजीब सा मुंह बनाते हुए उस तरबूज को खा जाता है, जिसके बाद लोकी उस तरबूज के बीजों को किसी मशीन गन की तरह हवा में शूट करने लगता है। सभी की सभी वेलकारी सिस्टर लोकी को देखकर अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई होती हैं, मगर लोकी की ये हरकत देखकर ब्रुनिल्डे की हंसी सी छूट जाती है और वो लोकी पर जोर जोर से हंसने लगती है। जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए ब्रुनिल्डे लोकी से कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तरबूज से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन तुमने जो तरबूज के साथ किया वो काफी फनी था। लॉर्ड लोकी, सच में आप काफी मजेदार हो। खैर किसी लड़की से पहली बार अपने बारे में ये बात सुनकर लोकी का मुंह लाल हो जाता है और वो शर्मा कर यहाँ से जाने लगता है। लोकी को जाते हुए देख सभी वेलकारी को लगता है कि अब लोकी को गुस्सा आ चुका है और वो कुछ करने वाला है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोकी काफी ज्यादा खुश होकर यहाँ से चला जाता है और वो जाते समय ब्रुनिल्डे की स्माइल के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि लोकी की लाइफ का यही पल होता है जब वो पूरी तरह से बदल जाता है, जिसके बाद से ही लोकी अपने आसपास तरह तरह के प्रैंक्स और ट्रिक्स करने लगता है, जिससे वो हमेशा ब्रुनिल्डे को इसी तरह से हंसते हुए देख सके। लोकी अपनी लाइफ में कई तरीके की शरारतें करता है और उसके पास रूप बदलने और क्लोन्स बनाने की क्षमता होती है, इसीलिए आगे चलकर लोकी बन जाता है ट्रिकस्टर, शरारतों का देवता। और लोकी अपनी लाइफ में ये सभी चीजें, प्रैंक्स और शरारतें सिर्फ एक ही चीज को पाने के लिए करता है। हम देखते हैं लोकी एक दिन थॉर का हैमर चुराकर भागने लगता है। साथ में ही लोकी ब्रुनिल्डे को भी अपने साथ में शामिल कर लेता है। थॉर से भागते भागते लोकी और ब्रुनिल्डे काफी दूर एक घास के मैदान में पहुंचते हैं।
थॉर का हथौड़ा लेकर भागना ब्रुनहिल्डे के लिए एक नया लाइफ एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए वो काफी जोर जोर से हंसने लगती है और लोकी भी उसे हंसते हुए देखता ही रह जाता है। जिस पर लोकी अपने मन में कहता है, ब्रुनहिल्डे की ये स्माइल मैं हमेशा उसके चेहरे पर देखना चाहता था, मगर मेरी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो पाई। लोकी एक दिन ब्रुनहिल्डे से अपने दिल की बात करने के लिए जा रहा होता है। उस दिन लोकी ब्रुनहिल्डे को किसी और लड़के के साथ देखता है, मतलब ब्रुनहिल्डे लॉर्ड सिगफ्रीड के साथ होती है, जहाँ ब्रुनहिल्डे के चेहरे पर एक अलग ही तरह की स्माइल होती है, जो कि ये स्माइल प्यार वाली स्माइल होती है, जिसे देखकर लोकी वहीं अंदर अंदर जलने लगता है और उसने ठान लिया होता है कि लॉर्ड सिगफ्रीड को उसे रास्ते से हटाना ही होगा। खैर लोकी ब्रुनहिल्डे की लाइफ से लॉर्ड सिगफ्रीड को हटाने के लिए करता ये है, लोकी लेता है लॉर्ड सिगफ्रीड का रूप, जिसके बाद लोकी सिगफ्रीड का रूप लेने के बाद ओडिन के ड्रैगन फाफनीर को मार देता है। जहाँ कुछ लोग लॉर्ड सिगफ्रीड को गॉड ओडिन के ड्रैगन को मारते हुए देख लेते हैं। यहाँ सभी को लगता है कि लॉर्ड सिगफ्रीड ने ओडिन के ड्रैगन को जान से मार दिया है और यहाँ पता ही नहीं चलता कि ये काम लोकी ने किया है। यहाँ से लोकी तो बच के निकल लेता है, लेकिन गॉड ओडिन असली सिगफ्रीड और ब्रुनहिल्डे को साथ में अपने पास बुला लेते हैं, जहाँ ब्रुनहिल्डे को लगता है गॉड ओडिन ने उन दोनों को शादी के लिए कुछ बात करने के लिए बुलाया है। सो इसके बाद होता ये है, लॉर्ड सिगफ्रीड को सोल्जर्स के द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाता है, जहाँ ब्रुनहिल्डे ओडिन से पूछती है, आखिर इस सब का मतलब क्या है, आप लोग सिगफ्रीड को क्यों पकड़ना चाहते हो? जिस पर लोकी ब्रुनहिल्डे को बताता है कि इस आदमी सिगफ्रीड ने ओडिन के ड्रैगन को मारकर एक बड़ा क्राइम किया है। सिगफ्रीड को खुद को बचाने के लिए अपनी ओर से सफाई देने का मौका भी दिया जाता है, जिस पर सिगफ्रीड कहता भी है उसने कुछ भी नहीं किया, उसने किसी भी ड्रैगन को नहीं मारा, आखिर वो ऐसा क्यों ही करेगा, शायद कुछ गलती हुई है। यहाँ पर ओडिन सिंहासन से उठते हुए सिगफ्रीड के पास आते हुए कहते हैं, सिगफ्रीड तुम आधे इंसान हो और आधे देवता, इसके बावजूद हमने तुम्हें अपने वैलहला में जगह दी, हमने तुम्हें अपने हीरो के जैसा माना, इसके बावजूद तुमने इस तरह की गंदी हरकत की। तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारा ये क्राइम साबित हो गया तो क्या होगा? खैर यहाँ पर गॉड ओडिन लॉर्ड सिगफ्रीड के ट्रायल और क्राइम के सबूतों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिससे पता लगे कि सिगफ्रीड ने ये क्राइम सच में किया भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी होता ये है, ओडिन के सिगफ्रीड के पास पहुंचते ही ओडिन के अंदर रखे हुए प्राइमोर्डियल गॉड्स के वो 4 वेपन या ट्रेजर हरकतें करने लगते हैं, जिससे गॉड ओडिन को पता चल जाता है कि ये बंदा लॉर्ड सिगफ्रीड एक प्राइमोर्डियल वेसल है, जिसकी मदद से वो प्राइमोर्डियल गॉड्स को आजाद करा सकता है। इसीलिए ओडिन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। सो इसके बाद तो ओडिन लॉर्ड सिगफ्रीड की एक भी बात नहीं सुनता और ओडिन अपनी ताकत के दम पर सिगफ्रीड को सीधा परमानेंट जेल टार्टरस में कैद करने का ऑर्डर दे देता है और इसके बाद लॉर्ड सिगफ्रीड को टार्टरस जेल एबिस में बंद कर दिया जाता है, एक ऐसी जेल जहां पर खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। लॉर्ड सिगफ्रीड के जाने के बाद ब्रुनहिल्डे बुरी तरह से रोने लगती है और उसके चेहरे से वो पुरानी स्माइल भी गायब हो जाती है, जिसे देखकर लोकी कहता है, अगर किसी को पता चला ये मेरी वजह से हुआ है तो क्या होगा? खैर छोड़ो, तब की तब देखेंगे। हाँ, मेरे रास्ते से तो लॉर्ड सिगफ्रीड हट गया और कुछ दिनों में ब्रुनहिल्डे पहले की तरह खुश हो जाएगी। इसके बाद लोकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है इस कांटे के हट जाने के बाद वो फिर से पहले की तरह ब्रुनहिल्डे को खुश करता रहेगा। लेकिन लोकी का ये सोचना सिर्फ उसके ख्यालों में ही रह जाता है। हम देखते हैं लोकी इसके बाद ब्रुनहिल्डे के सामने काफी सारे प्रैंक्स और फनी हरकतें करता है, मगर ब्रुनहिल्डे अब पहले की तरह बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके सामने कोई भी प्रैंक्स और ट्रिक्स काम ही नहीं आती। लोकी इसके बाद भी हार नहीं मानता और वो हर रोज ब्रुनहिल्डे के सामने अलग अलग हरकतें करने लगता है और वो ब्रुनहिल्डे की तरह पहले की तरह ही एक तरबूज को खाकर उसके बीजों को हवा में शूट भी करता है। यहाँ पर लोकी बड़े से एक केक को या फिर पिज्जा को एक बार में ही खा जाता है, लेकिन इन सभी हरकतों के बावजूद ब्रुनहिल्डे के चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं
आती। लोकी को अभी भी लगता है ब्रुनिल्डे की वो स्माइल एक दिन वापस जरूर आएगी, लेकिन इसके बाद तो लॉर्ड सिगफ्रीड को बचाने के लिए ब्रुनिल्डे ओडिन के खिलाफ ही एक जंग छेड़ देती है और वो गॉड्स को ओडिन के खिलाफ लाने लगती है और उसने ओडिन को हराकर सिगफ्रीड को बचाने की सोच ली होती है, जिसके बाद रैग्नारॉक टूर्नामेंट भी शुरू हो गया था। हम देखते हैं लोकी ने अपने रूम में ब्रुनिल्डे की मूर्ति बनाकर रखी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा उदास होता है, जिस पर लोकी कहता है ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि अब ब्रुनिल्डे स्माइल नहीं करती, बल्कि मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं अब कभी भी ब्रुनिल्डे की स्माइल को वापस नहीं ला सकता और जो पर्सन ब्रुनिल्डे को सबसे ज्यादा प्यार करता है वो हूँ मैं। नहीं, अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मारो, खत्म करो, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जो मेरे और ब्रुनिल्डे की स्माइल के बीच आएंगे। प्रेजेंट में सीमो हाया वर्सेस लोकी की फाइट में हम देखते हैं सीमो हाया से हेडशॉट खाने के बाद लोकी जमीन पर पड़ा होता है और सभी को लगता है कि लोकी का खेल खत्म हो चुका है, मगर होता यह है असल में वो लोकी का एक क्लोन होता है जिसे सीमो ने हेडशॉट मारा था। इसीलिए हम देखते हैं असली वाले लोकी को, जो कि सीमो हाया के पीछे एक पेड़ के पीछे खरगोश के रूप में छुपा हुआ होता है। लोकी के इस स्पेसिफिक क्लोन के मरने के बाद बाकी के क्लोन्स भी डिसअपीयर होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस क्लोन ने लोकी की जेस्टर रिंग को पहन रखा था और लोकी के ये सभी क्लोन लोकी की इस जेस्टर रिंग की मदद से बनाए गए थे। और जैसे जैसे लोकी के क्लोन्स डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं वैसे वैसे पूरी ऑडियंस को लगता है शायद अब लोकी कुछ देर में मारा जाएगा। असली लोकी सीमो हाया पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उससे पहले वो सोचता है कि उससे गलती कहां पर हो गई जिससे उसके पावरफुल क्लोन्स भी मारे गए। लोकी कहता है मैच की शुरुआत में मैंने अपने चारों ओर डार्कनेस फैला दी थी, जिसमें छुपकर मैंने अपनी सेम ताकत का एक क्लोन बनाया, जिसके बाद ही मेरे इस क्लोन ने आगे की फाइट को अंजाम दिया और उसने काफी सारे क्लोन्स को बनाया और वहीं मैं सबकी नजरों से छुपकर रह रहा था। जिसके बाद मेरे क्लोन ने सीमो हाया से फाइट की और वो मारे गए, लेकिन मेरा ये क्लोन सबसे खास था, जिस क्लोन को हेमिर कंगला कहते हैं। इसकी कुछ खास बातें थी जिन्हें मैंने सबसे छुपा कर रखा था। नंबर 1, लोकी के इस क्लोन की ताकत खुद लोकी के बराबर की थी। नंबर 2, ये स्पेसिफिक क्लोन अदर क्लोन्स के साथ अपना दिमाग और नजरों को शेयर कर सकता था। और नंबर 3, इस क्लोन के जरिए लोकी सभी क्लोन्स में टेलीपोर्ट कर सकता था। लोकी ने इस हेमिस कंगला क्लोन के होने की वजह से लोकी ने इस बैटल ग्राउंड को चूज किया था, जिससे वो सीमो हाया को आराम से हराना चाहता था। लेकिन यहाँ हुआ कुछ और ही। सबसे पहले सीमो हाया की एक बुलेट ने लोकी के काफी सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद लोकी का सबसे बेहतरीन क्लोन हेमिस कंगला भी मारा गया। सीमो हाया की फाइटिंग एबिलिटी देखकर अब लोकी समझ चुका होता है कि उसका क्लोन उसे कभी भी नहीं मार सकता। उसे खुद ही सीमो हाया को मारने के लिए कुछ करना होगा। लोकी का हेमिस कंगला क्लोन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, जिसका मतलब ये था कि कुछ समय में ये सीमो हाया को पता चल जाएगा कि ये असली लोकी नहीं है, वो लोकी का क्लोन था। इसीलिए लोकी कहता है यही सबसे परफेक्ट चांस है सीमो हाया को खत्म करने के लिए। लोकी अपने क्लोन्स में से लोकी यहाँ पर अपने क्लोन से अपनी जेस्टर रिंग को वापस लेना चाह रहा होता है, मगर लोकी के उस क्लोन में अब कॉन्शियसनेस ही नहीं होती, इसीलिए वो टेलीपोर्ट करके अपनी जेस्टर रिंग वापस नहीं ले सकता। मतलब बिना जेस्टर रिंग के ही लोकी को कुछ करना होगा और यहाँ पर लोकी और भी ज्यादा 4 से ज्यादा क्लोन भी नहीं बना सकता। इसके बाद लोकी कहता है ब्रुनिल्डे मुझे देखते रहो, मैं कैसे अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारे इस योद्धा को खत्म करता हूँ। इसके बाद लोकी अपने दोनों हाथ जमीन पर रखता है, जिसके बाद ही हेवन का सबसे ताकतवर ट्रिकस्टर का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद सीधा हम देखते हैं अचानक से थॉर यानी कि लोकी सीमो हाया पर पीछे से हमला कर देता है। सीमो हाया तुरंत ही उसे नोटिस करते हुए रिएक्ट करता है और वो 0.5 सेकंड के अंदर ही अपनी स्नाइपर में अगली बुलेट को लोड करता है, जो कि सीमो हाया की ये बुलेट
उसके ऑर्गन स्प्लीन से बनी होती है, जिसके बाद सीमो हाया सटाक से थॉर पर अपने बुलेट को शूट कर देता है, जो कि उसकी ये बुलेट थॉर के सीधा दिल पर लगती है और यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। मगर तभी अचानक से पीछे से लोकी के दूसरे क्लोन थॉर और लोकी सीमो हाया पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर सीमो हाया पीछे से पूरी तरह से डिफेंसलेस होता है। हम देखते हैं असली लोकी अभी भी उस थॉर के क्लोन के अंदर होता है, जिसे अभी भी सीमो हाया ने अपनी गोली मारी थी। नीचे पड़े हुए थॉर के अंदर से लोकी कहता है, मेरे 2 क्लोन्स तुम पर पीछे से हमला कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? सही है, मैं ही मारूंगा। इस लड़ाई में जो मरने वाला है वो तुम हो, मेरे स्नाइपर दोस्त। हम देखते हैं थॉर के अंदर लोकी को भी गोली लगी होती है, लेकिन ये गोली लोकी के दिल पर नहीं लगी होती, इसीलिए वो अभी भी जिंदा होता है। सीमो हाया के द्वारा थॉर को मारा गया ये शॉट बिल्कुल सही था। वो शॉट अगर यहाँ पर असली थॉर होता तो वो तुरंत ही मारा जाता, पर थॉर की बॉडी के अंदर लोकी के होने के बाद भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोकी के शरीर का साइज थॉर के शरीर के साइज से काफी ज्यादा अलग है, इसीलिए सीमो हाया की गोली थॉर के सटीक हार्ट पर लगी थी, मगर साइज डिफरेंस होने के कारण उसके अंदर लोकी को ये गोली उसके हार्ट से थोड़ा ऊपर ही लगती है। मतलब यहाँ पर लोकी को सीमो हाया की स्नाइपिंग पर इतना भरोसा होता है कि लोकी यहाँ पर जानता था कि सीमो हाया कभी भी नहीं चूकेगा, मगर लोकी सीमो हाया की इस बात का भी फायदा उठा लेता है। यहाँ पर लोकी ने हमला करने से पहले अपने 2 क्लोन्स जमीन के अंदर छुपा दिए होते हैं, इसीलिए वो छुपे हुए 2 क्लोन जमीन के अंदर से निकलकर पीछे से सीमो हाया पर दूसरी ओर से हमला कर देते हैं। लोकी की सबसे खतरनाक चाल अब चालू हो चुकी थी। अगर सीमो हाया पीछे मुड़कर लोकी के क्लोन्स को मारने की कोशिश करता है, वैसे ही असली लोकी जो जमीन पर पड़ा हुआ था वो उठकर तुरंत ही सीमो हाया को मार देगा। लोकी की ये ट्रिक उसकी लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रिक होती है, जिसमें सीमो हाया अब बुरी तरह से फंस चुका है। लोकी अभी भी थॉर के अंदर मरा हुआ होने का नाटक कर रहा होता है, जहाँ लोकी कहता है, मैं मानता हूँ तुम अब तक के सबसे बेहतरीन अपोनेंट हो जिससे भी मैंने अब तक फाइट की है, मगर अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा अंत करीब आ चुका है। कर यहाँ पर लोकी तो यही सोच रहा होता है, लेकिन तभी लोकी कहता है, व्हाट द हेल, आखिर ये आदमी मुड़ता क्यों नहीं? आखिर इस आदमी ने मुझ पर अभी तक अपनी गन को क्यों तान रखा है? क्या इस आदमी को पता है असली वाला लोकी मैं हूँ, यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ? आखिर कैसे कोई आदमी इस मोमेंट पर इस तरह का गैम्बल कर सकता है? क्या मैंने किसी तरह की कोई गलती कर दी? इसके बाद होता ये है, सीमो हाया अपनी स्नाइपर में अगली बुलेट को लोड करता है, जो कि ये बुलेट सीमो हाया के ऑर्गन पैनक्रियास से बनी होती है। सीमो हाया थॉर यानी कि लोकी की ओर एम करते हुए कहता है, मैं कभी भी मिस्टेक नहीं करता एक असली जान को शॉट मारने के दर्द को समझने में। द पेन ऑफ हैविंग शॉट डाउन ए लाइफ। खैर यहाँ पर सीमो हाया का कहने का मतलब ये होता है कि सीमो हाया जब भी किसी लाइफ पर अपनी गोली को शूट करता है तब उसे पता चल जाता है कि ये इंसान असली है या फिर नहीं, क्योंकि जब भी सीमो हाया एक असली इंसान पर अपनी बुलेट को शूट करता था तब उसे अपने दिल में दर्द बढ़ता हुआ महसूस होने लग जाता था। और इसी तरह से सीमो हाया ने जब लोकी को यहाँ पर शॉट मारा था तब उसे पता चल गया था कि यही वाला लोकी असली लोकी है। खैर यहाँ पर लोकी समझ जाता है कि सीमो हाया का अगला शॉट उसे पड़ने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही इस क्लोन से शिफ्ट होकर ऊपर उड़ रहे एक कौवे के क्लोन में चला जाता है, जिसके बाद लोकी ऊपर से ही सीमो हाया पर तुरंत ही हमला कर देता है, जहाँ पर सीमो हाया के सामने से लोकी के 2 क्लोन भी साथ में ही अटैक कर रहे थे, मगर सीमो हाया इतना तेज और शातिर होता है वो तुरंत ही समझ जाता है कि ऊपर से जो लोकी आ रहा है वो ही असली लोकी है। सो इसीलिए सीमो हाया तुरंत घूमते हुए ऊपर से आ रहे लोकी पर अपने बुलेट को शूट कर देता है।
जो कि सुमो हाया की स्नाइपर से निकली ये बुलेट सीधे लोकी के सर पर कनेक्ट हो जाती है। लोकी के सर से इस गोली के पार होने से पहले लोकी कहता है, ब्रुनहिल्डे तुम जब भी मुझे देखकर स्माइल किया करती थी, तुम जब भी हमेशा मेरे लिए हंसा करती थी, तब मैं सच में काफी ज्यादा खुश था। तुम जानती हो, थैंक यू ब्रुनहिल्डे। मैं हमेशा से तुमसे कुछ कहना चाहता था, काफी लंबे समय से, हर समय मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खैर इसके बाद सुमो हाया की स्नाइपर से निकली ये बुलेट लोकी के सर के आर पार हो जाती है और लोकी इस हेडशॉट के साथ यहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद सुमो हाया भागते हुए लोकी के पास जाता है और अपना सर झुकाता है और इसके बाद सुमो हाया के द्वारा मारे गए लोगों की संख्या में एक नंबर और बढ़ जाता है। सुमो हाया का अब किल काउंट हो जाता है 542 से 543 और इसी तरह से सुमो हाया रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट का राउंड 11 8 मिनट 43 सेकंड में जीत जाता है, जिसका फिनिशिंग मूव होता है एंटीगॉड स्नाइपिंग आफ्टर ग्लो ऑफ द हेवन। खैर इस फाइट के बाद सुमो हाया का शरीर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि इस बीच वो अपने शरीर के ऑर्गन्स को यूज करके नई बुलेट्स को बना रहा था और उन्हीं बुलेट्स को यूज कर रहा था और इसी वजह से हम यहाँ पर सुमो हाया को नीचे मरने की हालत में देखते हैं। और यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 7 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम राउंड 12 के फाइटर्स को देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि गॉड्स की तरफ से और ह्यूमंस की तरफ से कौन फाइट करेगा। रैग्नारॉक टूर्नामेंट का अगला राउंड काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें दो ऐसे फाइटर्स फाइट करने वाले हैं जिन दोनों फाइटर्स के अंदर ही प्राइमोर्डियल गॉड्स का ही खून होने वाला है और साथ में ही हम जानेंगे कि सुमो हाया के साथ क्या हुआ। अब मिलते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पार्ट 8 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।